तारीख थी 15 मई 2008। रात के करीब 10 बजे नोएडा के एक फ्लैट में अचानक से किसी ने एक आखिरी तस्वीर क्लिक की। ये वही तस्वीर थी जिसने आने वाले दिनों में भारत की सबसे रहस्यमयी हत्याओं की गवाही दी। तस्वीर में आरुषि और उसके माता पिता एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही हंसी खामोश हो जाएगी और देश एक ऐसे सवाल में उलझ जाएगा जिसका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है कि आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की थी। दुनिया के सबसे पेचीदा क्राइम केसों में इस घटना का नाम दर्ज है। साल बीत गए, पुलिस बदली, सीबीआई की 2 अलग जांच टीमें आई, अदालतें लगीं, लेकिन इस घटना से जुड़े हुए तपते सवाल आज भी जिंदा हैं। ज्यादा गहराई में जाते ही यह कहानी हर बार और ज्यादा उलझी। हर बार नए खुलासे, नई थ्योरी और नए शक। जैसे जैसे सच को पकड़ने की कोशिश होती वो और दूर निकल जाता। तो पूरा सच क्या है? आइए रहस्य टॉक शो की इस वीडियो में एक एक पहलू को समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर L32 से। यहाँ रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी नूपुर। राजेश और नूपुर दोनों पेशे से डेंटिस्ट थे। वे अपना क्लिनिक और फोर्टिस हॉस्पिटल में OPD दोनों संभालते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम आरुषि था। उसकी उम्र अभी 14 साल भी पूरी नहीं हुई थी। घर में एक और शख्स था, हेमराज, जो नौकर था और नेपाल का रहने वाला था और घर के काम काज और खाना बनाने की जिम्मेदारी निभाता था। 15 मई 2008 की सुबह सब कुछ आम दिनों जैसा था। आरुषि सुबह 6 बजे उठी, स्कूल की तैयारी में लग गई। नूपुर उसे तैयार कराने में जुटी और हेमराज नाश्ता बना रहा था। अगले दिन से गर्मियों की छुट्टियां थी, इसीलिए आरुषि चाहती थी कि अपने असली जन्मदिन यानी 24 मई से पहले ही पार्टी कर ले। दिन बीता, शाम में परिवार फिर एक साथ मिला। रात लगभग 10 बजे तीनों ने साथ खाना खाया और फिर सभी अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। मगर थोड़ी देर बाद माता पिता फिर बेटी के कमरे में पहुंचे। जन्मदिन की तैयारियों की बात हुई और राजेश ने आरुषि को डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। कैमरा मिलते ही वो खुश हो गई। उसने लगातार तस्वीरें खींची, अपनी भी और अपने माता पिता की भी। आखिरी फोटो रात 10:10 पर ली गई। फिर सब अपने कमरे में लौट गए। करीब 11 बजे राजेश ने नूपुर को कहा कि इंटरनेट राउटर ऑन कर दो। नूपुर चुपचाप उसके कमरे में गई जहां आरुषि नोवेल पढ़ रही थी। राउटर ऑन किया और वापस आ गई। जांच के मुताबिक राजेश ने रात में आखिरी बार 12:08 तक इंटरनेट इस्तेमाल किया और फिर सो गए। लेकिन इसके बाद अगले कुछ घंटों बाद जो हुआ, उसने इस कहानी को भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी फाइलों में डाल दिया। आरुषि का कमरा नूपुर और राजेश के कमरे से ठीक चंद कदम की दूरी पर था। उसी घर में हेमराज भी रहता था, जिसका छोटा कमरा घर के आगे वाले हिस्से में था। उस कमरे के 2 रास्ते थे। एक दरवाजा घर के ड्राइंग रूम में खुलता था और दूसरा सीधे बाहर जाता था, यानी बिना मेन डोर खोले भी कोई व्यक्ति घर की सीमाओं के भीतर आ सकता था। 15 और 16 मई की रात जब सब सो चुके थे, उसी दौरान कुछ ऐसा घटा जिसने अगले दिनों में पूरे देश को झकझोर दिया। 16 मई सुबह करीब 6 बजे घरेलू नौकरानी भारती काम पर पहुंची। जैसा कि रोज होता था, उसने गेट पर घंटी बजाई। भारती को घर आए सिर्फ 6 दिन हुए थे, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि पहली बेल पर हेमराज दरवाजा खोल देता था। मगर उस दिन कोई बाहर नहीं आया। उसने फिर बेल दबाई, फिर भी सन्नाटा। तीसरी बार बटन दबाने पर नूपुर ने अंदर वाला दरवाजा खोला और पूछा, हेमराज कहाँ है? भारती ने कहा, पता नहीं मैडम। नूपुर ने अंदाजा लगाया और कहा कि शायद दूध लेने गया हो और बाहर से दरवाजा लगा गया होगा। फिर भारती से कहा, थोड़ा इंतजार कर लो, वो आए तो अंदर आ जाना। लेकिन भारती को दूसरे घरों में भी जाना था। उसने कहा, आप चाबी बालकनी से नीचे फेंक दीजिए, मैं बाहर से खोल लूंगी। नूपुर ऊपर से चाबी लेकर आई और नीचे गिरा दी। साथ ही ये भी कहा, शायद ताला नहीं, सिर्फ कुंडी लगी हो, एक बार देखो। भारती ने वापस जाकर चेक किया तो सच में सिर्फ कुंडी लगी थी। उसी बीच नूपुर ने हेमराज के फोन पर कॉल मिलाया। कुछ रिंग के बाद कॉल कट गई और फिर उसका मोबाइल बंद बताया जाने लगा। वो फोन फिर कभी ऑन नहीं हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल जरूर दबा दीजिए और साथ ही प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तभी राजेश भी जाग चुके थे। कमरे से निकलकर जैसे ही वो हॉल में आए, उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर एक खाली स्कॉच की बोतल पर गई। बोतल पर सूखे खून जैसे निशान थे। राजेश ने हैरान होकर पूछा, ये यहाँ कैसे? नूपुर भी स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, एक बार आरुषि के कमरे को भी चलकर देखते हैं। आरुषि के कमरे का दरवाजा आमतौर पर रात में बाहर से लॉक कर दिया जाता था, लेकिन उस सुबह दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राजेश ने धीरे से उसे धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया और वहीं उनकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। बिस्तर खून से सराबोर था, दीवारों पर खून के छींटों के निशान। आरुषि का शरीर बुरी तरह लहूलुहान पड़ा था और उसकी गर्दन पर गहरे वार के निशान थे। और इसी पल इस घर की शांत रात भारत की सबसे डरावनी पहेली में बदल गई। आरुषि के कमरे में जो दृश्य सामने आया था, उसने सबकी नींद जैसे छीन ली थी। राजेश की जोरदार चीख सुनते ही नूपुर बदहवास हालत में अंदर भागी। कमरे का हाल देखकर
वो कुछ बोल ही न सकी, जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। इसी बीच भारतीय बाहर से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो चुकी थी। अंदर रोने की आवाजें सुनकर वह भी कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में कदम रखते ही नूपुर ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोते रोते कंबल हटाते हुए कहा, देखो हेमराज ने क्या कर दिया। राजेश और नूपुर वहीं टूट चुके थे और भारती को बताया कि हेमराज ही आरुषि को मारकर फरार हो गया है। भारती ने उन्हें संभालने की कोशिश की और पूछा, किसी को बुलाऊं? नूपुर ने रोते हुए कहा, हाँ बुला दो। भारती दौड़ती हुई बाहर गई और अपार्टमेंट के लोगों को बताया। सुनते ही कई पड़ोसी घर में इकट्ठा होने लगे। किसी ने सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र को कहा कि पुलिस को खबर करो। पुलिस जब पहुंची तो घर किसी तरह छोटी सी भीड़ में बदल चुका था। लिविंग एरिया में करीब 15 लोग खड़े थे और बाकी दूसरे कमरों में थे। राजेश ने पुलिस से सीधा कहा, हेमराज ने मेरी बेटी की हत्या की है, उसे तुरंत पकड़िए। चूंकि वह सचमुच गायब था, इसलिए पुलिस को भी यही कहानी सही लगी। उन्होंने सोचा शायद हेमराज ने नशे में धुत होकर आरुषि के कमरे में घुसने की कोशिश की होगी। जब उसने विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया और किसी तेज हथियार से वार कर भाग निकला। पुलिस ने हेमराज को मुख्य आरोपी मानते हुए उस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। एक टीम तो उसके नेपाल वाले गांव की ओर रवाना भी कर दी गई। उधर पुलिस ने आरुषि के शव को अपने कब्जे में लिया और करीब 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीब 1 बजे शव घर वापस लाया गया और लगभग 4 बजे अंतिम संस्कार के लिए पास के श्मशान घाट ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश जल्दी अंतिम संस्कार कराना चाहते थे, जिसकी सफाई में राजेश ने कहा कि यह फैसला बड़े बुजुर्गों की सलाह पर लिया गया था। इन सब के दौरान सबसे बड़ी गलती यही हुई कि घर में इतनी भीड़ उमड़ आई कि असली क्राइम सीन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस ने क्राइम सीन को सील करने की कोशिश भी बमुश्किल की, जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़े सबूत वहीं दब गए थे या पूरी तरह नष्ट हो गए थे। एक्सपर्ट टीम का अंदाजा था कि लगभग 90% सबूत शुरुआत में ही खराब हो चुके थे। फिर भी फोरेंसिक टीम ने आरुषि के कपड़े, चादर, गद्दा सब जांच के लिए भेज दिए। दीवारों और व्हिस्की की बोतल से खून के नमूने भी लिए गए और घर के अंदर से बड़ी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए गए। लेकिन असल कातिल कौन था, ये सब कुछ उस रात के अंधेरे में ही कहीं खो सा गया था। घर के भीतर जांच करते समय पुलिस की नजर अचानक उस सीढ़ी पर गई जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। सीढ़ियों पर खून के छोटे धब्बे थे और फर्श पर भी खून के छींटे फैले हुए दिखाई दिए। इन दागों को फॉलो करते हुए पुलिस अधिकारी ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत की ओर जाने वाला दरवाजा बंद पड़ा है। एक पुलिसकर्मी ने राजेश तलवार से दरवाजे की चाबी मांगी। पुलिस के हवाले से कहा गया कि राजेश तुरंत भीतर के कमरे में चले गए और काफी देर बाहर ही नहीं आए। दोबारा पूछने पर राजेश कथित तौर पर भड़क उठे और पुलिस से बोले, छत पर जाने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कातिल तो कहीं भाग रहा होगा, पहले उसे पकड़िए। राजेश की बात सुनकर पुलिस ने छत पर चढ़ने का इरादा टाल दिया और हेमराज की तलाश में तेजी दिखाने लगी। इधर 17 मई को तलवार दंपति बेटी की अस्थियां लेकर हरिद्वार चले गए। तभी एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के गौतम जो निरीक्षण करने आए थे, उन्होंने भी वही खून के निशान सीढ़ी पर देखे। चाबी न मिलने पर आखिरकार फैसला हुआ कि ताला तोड़ा जाए। करीब 10:30 बजे छत का लॉक तोड़ा गया। जब जांच दल छत पर पहुंचा तो नजारा किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। कोने में एक शव पड़ा था और गले पर उसी तरह के गहरे घाव थे जो आरुषि के शरीर पर थे। उस वक्त घर में मौजूद राजेश के भाई को बुलाया गया, लेकिन वे पहचान न सके। इसके बाद हरिद्वार गए हुए राजेश और नूपुर को फोन किया गया और तुरंत लौटने को कहा गया। वे वापस आए, लेकिन वे भी यह तय नहीं कर पाए कि लाश किसकी है। फिर हेमराज के कुछ जानकारों को बुलाया गया। उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि यह शव हेमराज का ही है। मतलब जिस शख्स को पुलिस अब तक हत्यारा बताकर ढूंढ रही थी, वह खुद उसी छत पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। अब सवाल और बड़ा था कि आखिर दोनों का हत्यारा कौन था। पुलिस खुद अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई। कुछ अधिकारियों ने तलवार दंपति पर शक जताया, जबकि दूसरी टीम ने शक हेमराज के जानने वालों पर किया। तफ्तीश का पहला निशाना बना विष्णु शर्मा। वह पहले तलवार परिवार के यहाँ काम करता था, लेकिन छुट्टी के बाद उसकी जगह हेमराज को परमानेंट काम पर रख लिया गया था। पुलिस ने सोचा कि शायद नौकरी जाने का बदला लेने के लिए उसने हेमराज को मार दिया और मौके पर मौजूद आरुषि को भी। विष्णु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि हत्या वाली रात विष्णु भारत में ही नहीं था, वह नेपाल में था। इसका मतलब जिन 2 लोगों पर शक किया गया था, उनमें से एक का खुद कत्ल हो चुका था और दूसरा देश में था ही नहीं। अब पुलिस के सामने फिर एक नई पहेली थी कि कातिल कौन है। इधर पुलिस अपनी दिशा में बढ़ रही थी, उधर मीडिया इस मामले को दिन रात स्क्रीन पर परोस रहा था। टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक सिर्फ आरुषि हेमराज के कत्ल की ही चर्चा थी। कुछ चैनलों ने तो खुलकर परिवार पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी और बस यहीं से पुलिस की नजर नए संदिग्धों पर टिक गई और वे नए संदिग्ध थे खुद आरुषि के माता पिता। 23 मई 2008 को पहली बार राजेश और नूपुर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसी दिन राजेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर हिरासत में लेते
कहते हुए उन्हें डासना जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बयान दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पुलिस अधिकारी गुरदर्शन सिंह ने दावा किया कि राजेश तलवार का एक महिला जिनका नाम अनीता दुर्रानी था के साथ संबंध था और इसकी जानकारी आरुषि को अपने दोस्त अनमोल से मिली थी। पुलिस के अनुसार इस बात से वह मानसिक रूप से आहत हुई और धीरे धीरे कथित तौर पर उसकी हेमराज के साथ नजदीकियां बढ़ी। पुलिस का आरोप था 15 मई की रात हेमराज आरुषि के कमरे में आया और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी राजेश ने दरवाजा थोड़ा खुला देखा और भीतर जाकर गुस्से में हेमराज को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक राजेश उसे छत तक ले गया, भारी चीज से वार किया और सर्जिकल ब्लेड से गला रेत दिया, फिर नीचे आकर शराब पी और अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। ये बयान आते ही पुलिस पर आरोप लगे कि वे एक नाबालिग लड़की का चरित्र खराब कर रहे हैं। आलोचनाओं के बाद पुलिस ने अपना बयान बदलकर कहा कि आरुषि को पिता के अफेयर का पता लगा, उसने आपत्ति जताई और गुस्से में आकर पिता ने उसे मार दिया। फिर इस राज का गवाह होने के कारण हेमराज को भी खत्म कर दिया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि सबूत मिटाने में नूपुर ने अपने पति का साथ दिया था। मामला लगातार गर्माता गया और आखिरकार 1 जून 2008 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई के आते ही तस्वीर बदलने लगी। शुरुआती जांच में ही शक की दिशा बदलकर घर के बाहर चली गई और राजेश के क्लिनिक में काम करने वाला कृष्णा अब एक नया नाम था। जांच में पता चला कि हत्या से 2 दिन पहले क्लिनिक में गलती करने पर राजेश ने कृष्णा को बुरी तरह डांटा था। ड्राइवर उमेश शर्मा ने बयान दिया कि उसने कृष्णा को कहते हुए सुना था कि मैं डॉक्टर को सबक सिखाऊंगा। इसके बाद 7 जून 2008 को कृष्णा को उठाया गया। कमरे की तलाशी में तकिए के कवर, एक ट्राउजर और एक तेज ब्लेडनुमा हथियार पुलिस को मिला जिस पर खून जैसा कुछ था। इसे नेपाली भाषा में खुखरी कहते हैं। इसके बाद कृष्णा पर शक और गहरा हो गया। सीबीआई ने पहले पॉलीग्राफ, फिर मनोवैज्ञानिक जांच और आखिर में नार्को टेस्ट कराए। नार्को में कृष्णा ने राजकुमार का नाम भी लिया जो कि राजेश के एक जानकार के घर नौकर था। 23 जून को राजकुमार पकड़ा गया। उसके भी कई टेस्ट हुए जैसे ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, साइकोलॉजिकल टेस्ट और 27 जून को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस केस में दूसरी गिरफ्तारी थी और कहानी अब एक बिल्कुल अलग मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सीबीआई ने तीसरी गिरफ्तारी 30 जून 2008 को की। इस बार पकड़ा गया व्यक्ति था विजय मंडल, जिसे कुछ लोग शंभू भी बुलाते थे। वह पड़ोसी पुनीत टंडन के घर काम करता था। अब तक कुल 3 लोग हिरासत में थे और संयोग ये था कि तीनों ही नेपाली मूल के और आसपास के इलाकों में काम करने वाले थे। लंबी पूछताछों और बार-बार टेस्ट के बाद 11 जुलाई को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने प्रेस के सामने कई खुलासे रखे। सबसे बड़ा बयान ये था कि राजेश और नूपुर तलवार के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो जाए कि हत्याएं उन्होंने की हैं। 20 जून को राजेश का और 25 जून को नूपुर का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। किसी में भी कोई साफ संकेत नहीं मिला। हालांकि सीबीआई ने यह नहीं कहा कि दोनों निर्दोष हैं, लेकिन संदेह की दिशा अब बदल चुकी थी। सीबीआई ने बताया कि इस वक्त कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल मुख्य शक के घेरे में हैं। शुरुआती नार्को और पॉलीग्राफ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उनमें से 2 ने हत्या की बात कबूल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण कुमार ने संभावित घटनाक्रम भी बताया। राजकुमार के नार्को टेस्ट के अनुसार 15 मई की रात हेमराज ने कृष्णा, राजकुमार और मंडल को अपने कमरे में शराब पीने बुलाया। वहीं कृष्णा ने 2 दिन पहले क्लिनिक में हुई बेइज्जती का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर को सबक सिखाऊंगा। राजकुमार का दावा था कि आरुषि ने यह बातें सुन ली और धमकी दी कि वह इसकी शिकायत अपने पिता से करेगी। गुस्से में कृष्णा अपने पास रखी खुखरी लेकर आरुषि के कमरे में घुसा और वार कर दिया। हेमराज ने रोकने की कोशिश की तो कथित तौर पर राजकुमार और कृष्णा उसे ऊपर ले गए और छत पर हेमराज को मारकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कृष्णा के एक और बयान में कहा गया कि शराब के नशे में कृष्णा और राजकुमार कमरे में घुसे और राजकुमार ने आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। विरोध होने पर कृष्णा ने खुखरी से हमला कर दिया। तीसरी बार जब कृष्णा से पूछताछ हुई तो बयान फिर बदला। इस बार कहा गया कि पहले राजकुमार गया, फिर कृष्णा और विजय भी पीछे पीछे गए। राजकुमार ने पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और जैसे ही आरुषि ने प्रतिरोध किया, कृष्णा ने गला काट दिया। यानी हर पूछताछ में कहानी बदली, कभी एक दोषी, कभी 2, कभी 3, लेकिन किसी भी संस्करण में एक बात एक जैसी रही कि कातिल कौन है, इसका पक्का जवाब कहीं नहीं मिला। कृष्णा के बयानों के अनुसार आरुषि से सबसे पहले छेड़छाड़ उसी ने की थी। उसे देखकर हेमराज ने धमकी दी कि वह सब कुछ राजेश तलवार को बता देगा। ये सुनकर तीनों उसे छत की ओर ले गए और वहीं उसकी जान ले ली। इसी दावे के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश तलवार को जमानत मिल गई और लगभग 50 दिनों बाद वे जेल से बाहर आए। अब जांच की दिशा पूरी तरह घर के नौकरों की ओर मुड़ गई थी। लेकिन बरसते
सवालों के बीच एक एक कर बयान पलटना शुरू हो गए। कृष्णा के मकान मालिक के जौहरी ने कहा कि 15 मई की रात कृष्णा उनके घर पर ही था और रात में कई बार वह उसे दिखा भी था। इसी तरह विजय मंडल के मालिक ने बताया कि विजय उस रात कहीं बाहर गया ही नहीं। और तीसरे संदिग्ध राजकुमार की मालकिन अनीता दुर्रानी ने कहा कि राजकुमार लगभग 12:30 बजे तक उनके घर में ही था। अपार्टमेंट के 6 सिक्योरिटी गार्डों में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि उस रात ये तीनों बाहर से आए हों। आगे की फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया कि घर में मिले सामान में से किसी का भी डीएनए मेल नहीं खा रहा था। यहाँ तक कि उनके फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। सीबीआई द्वारा कृष्णा के पास से प्राप्त खूखरी पर जो खून मिलने का दावा किया गया था वह इंसानी खून निकला ही नहीं। मामला आगे बढ़ते ही आरोप लगे कि तीनों नौकरों से जबरदस्ती बयान लिए गए और नार्को में जो कुछ कहा गया वह सब इनको पहले ही याद करवा दिया गया था। सितंबर 2008 में अचानक सीबीआई की पहली टीम को हटा दिया गया और केस नई टीम के हाथ में चला गया। सबूत न मिलने की वजह से तीनों संदिग्धों को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही विजय मंडल ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। नई जांच टीम एसपी नीलम किशोर के नेतृत्व में बनाई गई और नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे एजीएल कौल। उन्होंने जांच की शुरुआत फिर से की। इस बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ शुरू हुई। डॉक्टर सुनील दोहरा और डॉक्टर नरेश राज ने बताया कि आरुषि के पोस्टमार्टम के समय उन्हें आरुषि का हाइमन फटा हुआ लगा था और ऐसा लगता था कि मौत के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स की सफाई की गई हो। डॉक्टर नरेश ने यह भी कहा कि हेमराज का सूझा हुआ प्राइवेट अंग यह संकेत देता है कि अंतिम समय में वह यौन संबंध में या किसी एक्टिविटी में था। फिर अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन दोबारा क्रिएट करके देखा गया और सीबीआई ने दावा किया कि कमरा पहले जैसा नहीं था बल्कि हत्या के बाद चीजें व्यवस्थित की गई और फिर घटना की सूचना दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि पोस्टमार्टम के दौरान राजेश तलवार किसी परिचित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से फोन पर संपर्क में थे और कथित तौर पर डॉक्टरों के पास एक कॉल गई थी जिसमें कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि के यौन शोषण या सीमेन मिलने से जुड़ी किसी भी बात का जिक्र न किया जाए। ये आरोप कभी साबित नहीं हुए लेकिन केस यहाँ से और ज्यादा रहस्यमय होता गया, जैसे हर जवाब के पीछे एक और सवाल छुपा हो। नई सीबीआई टीम ने सबसे पहले आरुषि के सिर पर लगी चोट का वैज्ञानिक अध्ययन कराया। घाव का आकार त्रिकोण जैसा था, इसलिए शक हुआ कि वॉर किसी गोल्फ स्टिक से किया गया है। तलवार दंपत्ति के घर से गोल्फ स्टिक्स का एक पूरा सेट जब्त किया गया और अनुमान लगाया गया कि क्लब नंबर 5 से दोनों के सिर पर वार हुआ होगा। हालांकि उस स्टिक पर खून, डीएनए या किसी भी जैविक नमूने का आता पता नहीं मिला। बाद में वे स्टिक्स एक्सपर्ट्स को भेजी गईं और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इनमें से एक स्टिक को असाधारण तरीके से साफ किया गया है, इसलिए निशान मिट चुके हैं। 18 और 19 मई 2010 को दोबारा राजेश तलवार से पूछताछ हुई, मगर महीनों की जांच के बावजूद किसी निर्णायक सबूत का मिलना दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसी आधार पर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में नौकरों को बेगुनाह बताया गया लेकिन तलवार दंपत्ति पर शक बरकरार रखा गया। रिपोर्ट का कहना था कि हेमराज के कमरे, कपड़ों और कमरे में मिले नमूनों में कहीं भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे यह लगे कि हत्या वहां हुई। न ही हेमराज का खून आरुषि के कमरे में पाया गया। इसके अलावा तलवार दंपत्ति के कपड़ों पर भी ऐसा कोई निशान नहीं था। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी कभी बरामद नहीं किए जा सके। हालांकि दोनों के गले पर जिस तरह का कट था उसे देखकर जांचकर्ताओं को लगा कि यह किसी प्रशिक्षित हाथ यानी सर्जिकल ब्लेड से किया गया होगा और चूंकि दोनों दंपत्ति डॉक्टर थे इसलिए शक और गहराया। शराब की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट और खूनी धब्बे भी किसी संदिग्ध से मेल नहीं खाते, न नौकरों से न ही तलवार दंपत्ति से। सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि आखिर हत्या का कारण क्या था। कोई ठोस मकसद सामने ही नहीं आया। इन सब वजहों से सीबीआई ने केस बंद करने की मांग की, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में अपने ही नाम पर उंगली उठती देख राजेश तलवार अदालत पहुंचे। वह इस रिपोर्ट में से अपना नाम क्लियर करवाना चाहते थे, लेकिन यही कदम उनके लिए उल्टा साबित हुआ। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट में बदल दिया और तलवार दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अदालत का कहना था कि संदेह करने के लिए आधार मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल होना चाहिए। इसके बाद जांच की अगुवाई कर रहे एजीएल कॉल ने एक नई कहानी रखी। उनके अनुसार 15 से 16 मई की रात राजेश को किसी तरह की आवाज सुनाई दी। वे कमरे से निकले, हेमराज के कमरे तक गए, वहां कोई नहीं मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि आवाज तो बेटी के कमरे से आ रही है। कॉल के मुताबिक राजेश ने वहीं से एक गोल्फ स्टिक उठाई और जल्दी जल्दी
आरुषि के कमरे की तरफ बढ़े। राजेश जैसे ही कमरे में पहुंचे, उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनके एवज में तूफान खड़ा कर दिया। एजेंसी का दावा है कि दोनों यानी आरुषि और हेमराज बिस्तर पर एक ऐसी स्थिति में थे जिससे राजेश बेकाबू हो उठे। इसी उफान में उनके हाथ का गोल्फ क्लब सीधे हेमराज के सिर पर जा लगा। पहले वार के तुरंत बाद दूसरा प्रहार हुआ और उसी अफरा तफरी में क्लब की चोट आरुषि के सिर पर भी पड़ गई। एजेंसी के मुताबिक दोनों की मौत सिर पर जोरदार चोट लगने से वहीं हो गई। इसी दौरान शोर सुनकर नूपुर भी कमरे में आई। सामने दोनों के निर्जीव शरीर पड़े थे। एजेंसी का आरोप है इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर घटना स्थल को ठीक करने की कोशिश की। हेमराज के शव को चादर में लपेटकर छत की ओर ले जाया गया। वहां उसका गला एक नुकीले ब्लेड से काटा गया और छत का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया गया। फिर नीचे लौटकर आरुषि के शरीर पर भी वही क्रूर प्रहार दोहराया गया और उसके कपड़े व निजी हिस्सों को इस मकसद से साफ किया गया कि मामला किसी और दिशा में दिखे। खून के छींटों को पोंछा गया और गोल्फ क्लब को छिपाने का इंतजाम हुआ। थ्योरी में आगे कहा गया कि बाहर जाने वाला ग्रिल गेट भी इस तरह लॉक किया गया कि लगे कोई बाहरी व्यक्ति आया हो। राजेश ने रात में शराब भी पी और सुबह होने तक सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। सीबीआई की यही कहानी और आसपास के परिस्थितिजन्य सबूत आखिरकार 25 नवंबर 2013 को अदालत के सामने रखे गए। निचली अदालत ने इन्हें पर्याप्त मानते हुए राजेश और नूपुर को दोषी ठहराया। हत्या, सबूत मिटाने और जांच को उलट दिशा देने तक के आरोप सिद्ध माने गए। अगले ही दिन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाकर उन्हें डासना जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद तलवार दंपत्ति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। 4 साल बाद 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। अदालत ने कहा, सीबीआई इस केस में न तो ठोस सबूत ला सकी, न हत्या का हथियार और न कोई सीधा गवाह, इसलिए दोनों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है। बाद में सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सन 2018 में सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के लिए केस स्वीकार भी कर लिया, यानी मामला अब भी विचाराधीन है। तो क्या राजेश और नूपुर पीड़ित हैं, गवाह हैं या फिर वही अपराधी जिन पर शक शुरुआत से था? इस सवाल का जवाब आज भी फाइलों और बहसों के बीच कहीं फंसा हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि जिन सवालों से कहानी शुरू हुई थी वही प्रश्न आज भी सबसे बड़ी पहेली बनकर खड़े हैं। आखिर उस रात हुआ क्या था और किसने खत्म कर दी 2 जिंदगियां? लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तविक गुनहगार कौन था? तलवार दंपत्ति, नौकर या फिर कोई तीसरा शख्स? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दे। लेकिन जब तक अदालत अंतिम शब्द नहीं कहती, कोई भी निष्कर्ष केवल अनुमान ही रहेगा। उम्मीद बस इतनी है कि सच एक दिन जरूर सामने आए और आरुषि व हेमराज दोनों को इंसाफ मिल सके।